नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में संग्राम के साथ साथ नए दाव पेचों को लेकर। और आज का बड़ा सवाल यही, आखिर क्यों झुके डोनाल्ड ट्रंप। हॉर्मुज स्ट्रेट में ताकत दिखाने निकला अमेरिका, कूटनीतिक मोर्चे पर पीछे हट गया। 12 अप्रैल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में हर जहाज की नाकेबंदी होगी। इसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने भी 13 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू करने की बात कही। ईरान ने इस धमकी को हल्के में लिया। ईरानी मीडिया ने तंज कसा कि जिस रास्ते का पहले ही सीमित जो है कर दिया गया है, जिसे लिमिट कर दिया गया है, उसे अमेरिका और क्या बंद करेगा। फिर आया सबसे बड़ा मोड़, चीन और अमेरिका के जहाज हॉर्मुज के आसपास आमने सामने आ गए। इसके बाद हॉर्मुज ब्लॉकेड पर अब चीन भी भड़क उठा। चीन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी लगाने के ट्रंप के फैसले को अमेरिका को चेताते हुए यहां वार्न किया। अमेरिका को आगाह किया गया कि वो ईरान के साथ चीन के संबंधों में दखल न दे। तनाव बढ़ा लेकिन टकराव नहीं। यहीं से कहानी बदलती है, नई लिखी जाती है। और जानकार मान रहे हैं कि बीजिंग ने पर्दे के पीछे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बैक चैनल वार्ता को एक्टिव किया, जिससे ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम ये साबित करता है कि आज का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप 20 साल पहले जैसा नहीं रहा है। अब तस्वीर बदल चुकी है। ईरान के खिलाफ केवल अमेरिका की ताकत काफी नहीं है। जब तक कि चीन जैसे खिलाड़ी समीकरण के केंद्र में हो, सवाल है कि क्या चीन की एंट्री ने ही पूरा गेम प्लान जो है अमेरिका का बदल दिया, और क्या ये सीजफायर शांति है या किसी बड़े टकराव से पहले का सन्नाटा। तो आज सवाल 10 बजे में आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और सवाल रखने वाले कि क्या अमेरिका का मिडिल ईस्ट में प्रभाव कम हो रहा है, या फिर ये कि ट्रंप का आर्ट ऑफ द डील का एक हिस्सा है, और इसको लेकर के ये एक स्टंट है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, कितना कारगर होगा, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर मोनिका सूद, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल आशीष सहाय सर आप ही से रहेगा मेरा। हॉर्मुज पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से पीछे हटते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप उस नाकेबंदी में भी सफल नहीं हुए क्योंकि वहां पर चीन सामने आ गया। अब ये 2 पॉइंटर्स क्या ये कहने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव कम पड़ रहा है? ये ऋतु कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि जिस जोशो खरोश के साथ जिस तरह की वार्निंग्स ट्रंप ने इशू की थी, पेंटागन की लीडरशिप ने काफी हद तक उसको ब्लंट किया है, क्योंकि उससे होने वाले जो रिपरकशंस होते उसकी जानकारी पेंटागन को ट्रंप से कहीं ज्यादा है। तो ट्रंप का अगर सोल विल चलता तो ये हॉर्मुज अभी तक दूसरा एक्शन देख रहा होता, खार्ज पे दूसरे एक्शन हो रहे होते। बट अपरेंटली पेंटागन हैज प्रिवेल्ड, क्योंकि वो सेंसिबल हैं, उनको पता है कि इसका डिवास्टेशन कैसा होगा। नंबर 1। नंबर 2 ऋतु, एक मेजर इशू ये है कि नाउ ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। 13 दिन बचे हैं, 14वां दिन आज है। 13 दिन के बाद ट्रंप को एसेंशियली अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध के लिए कांग्रेस की क्लियरेंस नहीं ली है। विदाउट द कांग्रेशनल अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 60 डेज से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकते। और उसके बाद 30 दिन मिलते हैं उनको फोर्सेस के विड्रॉल के लिए, कि आप नेशन को बताएं कि फोर्सेस वापस आ गई हैं और कितनी क्षति हुई है। तो ये विद ईच पासिंग डे ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसीलिए ये डेस्परेट इधर उधर बातें कर रहे हैं। और हॉर्मुज पे उनको डर है कि अगर वो ज्यादा घुसेंगे तो उनको भी काफी कोलैटरल डैमेज होगा, इसीलिए वो मेजर्ड तरीके से चल रहे हैं। मोनिका सूद जी हमारे साथ कनेक्ट है। मोनिका जी आपका भी स्वागत है और सवाल मेरा आपसे पहला यही, अभी एक दबदबा दिखाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, खाड़ी में। इससे पहले हमने तमाम तस्वीरें देखी, चाहे सीरिया को आप याद कीजिए, इराक को आप याद कीजिए। अभी करंट सिनारियो में अगर अभी की बात करें तो वेनेजुएला, अपार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट हम देखें, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, क्यूबा, न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि वो प्रभाव थोड़ा सा
दिखाई दे, लेकिन अब हॉर्मुज पर सांसें अटक गई है और हॉर्मुज एक ऐसी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो उसे साध पाना वेरी डिफिकल्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। अनम्यूट कीजिएगा मोनिका जी। काफी कोशिशों के बाद जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर ये विवाद शुरू हुआ जो कि वॉर में तब्दील हो गया, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको सामने साफ दिखाई दे रहा है कि उनका जोर यहाँ पर कम हो रहा है। तो वो स्ट्रांग नहीं इतने रहे जितने वो होने चाहिए थे। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया क्योंकि ईरान देखिए एक सिविलाइजेशनल देश है जिसको पता है और जिसकी जो बहुत ज़्यादा जहाँ की एजुकेशन परसेंटेज भी 94% के करीब है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएस से बहुत ज़्यादा है। तो इसके चलते हुए अब ईरान यूएस इजराइल वॉर में जो सिर्फ मिसाइल्स हैं ये नहीं चली हैं, बल्कि पूरा ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स चला है और एक साइलेंट और पीछे से एक साइलेंट गेम भी चल रहा था जहां चाइना शैडो प्लेयर है और भारत जो है वो एक एमर्जिंग स्टेबलाइजर कहूंगी मैं, जो कि इसमें बना। जहां चाइना अपने इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है, वहीं हमारे भारत में मोदी जी जो हैं वो लीडरशिप में एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं। पर अगर हम बात करते हैं वापस आके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसके ऊपर सारी बात टिक गई है। सबको पता है कि 20% जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू ही पूरी दुनिया को जाते हैं, और अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है तो पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि इसमें यह भी कहा जा सकता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। 4% इन्फ्लेशन बढ़ने का अंदाजा है जो आईएमएफ ने भी इस चीज को के बारे में बताया है। तो इस चीज को नजर रखते हुए अब जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि 60 दिन से ऊपर अमेरिका जो है वो वॉर नहीं कर सकता है, तो ये इनको अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब वाय इस्लामाबाद में क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये अब पाकिस्तान को थोड़ा सा उभारना चाहते हैं ऊपर। अच्छा। पाकिस्तान को ऊपर उभार रहे हैं क्योंकि देखिए पाकिस्तान इस टाइम एक बैंकरप्ट कंट्री में। पर ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि इस्लामाबाद ही क्यों चूज किया गया। क्या ये वहाँ के मुद्दों को, जैसे कि वहाँ पर वहाँ की हुकूमत आवाम को छल रही है, महंगाई को दिखा नहीं पा रही है, चीज़ों को दिखा नहीं पा रही है, तो इन दी ग्लोबल पॉलिटिक्स एटलीस्ट पाकिस्तान को थोड़ा पॉजिटिवली दिखा दिया जाए जिससे कि उन्हें थोड़ा इसका एज मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए। आशीष साइदर, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये जो डिप्लोमेसी चल रही है, चीन ने मेक श्योर किया है कि चाहे अमेरिका हो या कोई भी दादा हो दुनिया का, वो डिक्टेट ना करने पाए। अभी हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज पर जैसे आमने सामने चीन के और अमेरिका के जहाज आए, अपने आप रास्ता बन गया और बदल भी गया। बिटू, पाकिस्तान के लिए मैं समझता नहीं कि वो ऐसा स्टेट है कि इंडिया जैसा बड़ा नेशन उनके बारे में चर्चा भी करे। सरप्राइजिंगली कुछ लोगों को ऑब्सेशन। पाकिस्तान का यूज अमेरिका सिर्फ 2 कारणों से करता है। एक, आज की तारीख में कोई भी ग्लोबल लीडर ट्रंप के साथ ईरान मुद्दे पे खड़ा नहीं है। ट्रंप ने एक एक करके अपने सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल अलायंसेस को अपसेट किया है, डेमोनाइज किया है, डिसग्रेस किया है। नो लीडर इन द ग्लोब इज स्टैंडिंग विद ट्रंप। तो उनको एक बचा, एक ऐसा मुल्क जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है, जिनकी इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस है। तो इस वजह से ट्रंप को पाकिस्तान के पास जाना पड़ा। उनकी जो भी प्रपोजल थे उसको ईरान के लिए एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, ये ट्रंप का मामला नहीं है, ये अमेरिका का मामला है। जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं, अमेरिका को पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से ये लग रहा है कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ चैलेंज। अच्छा, अमेरिका की जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की एक चाहत थी यूएसएसआर के ब्रेक के बाद, वॉरसॉ के ब्रेक के बाद, चाइना से भी वो आगे निकल गए थे, लेकिन उनको आगे आने वाले 10-20 वर्षों में दे आर ट्रीटिंग इंडिया एज अ मेजर ग्लोबल चैलेंज। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, समस्या खड़ी हो जाए और अमेरिका को जैसे मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया था, आगे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो सकता है भारत। तो वो उस डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी टर्म्स में भी भारत का कहा जाए जब दबदबा जो है वो कम ही रहे, लिमिट रहे। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आए सर आपके पास आ रही हूँ। इस बीच बड़ी खबर यह कि ईरान के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। ईरान को $12 मिलियन की मदद देगा संयुक्त
राष्ट्र प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाने का वह मकसद है और यूएन ने ईरान लेबनान में नागरिकों की मौत पर भी दुख जताया है। अब इसको लेकर के जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद मोनिका जी आपके पास भी आ रही हूँ। आशीष साइजर, अब ईरान लेबनान में नागरिकों की मौत पर दुख जाहिर करना यूएन द्वारा या प्रभावित नागरिकों तक मदद पहुंचाना, अब संयुक्त राष्ट्र साथ आ रहा है। अब जब सब सारा कुछ हो गया, सारी चीजें बिगड़ गई, नाउ एट दिस पॉइंट इसकी नीड भी नहीं थी और तब आया है यूएन। हाँ, तो 30 सेकंड्स परमिट करना मैं अपने Please, प्रीवियस please. पॉइंट। तो अमेरिका जब इंडिया को ग्लोबल थ्रेट बीट करता है तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तान को प्रमोट करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान के पास न्यूक्स हो गए हैं, वो रोग स्टेट है। डीएनआई, अमेरिका की डीएनआई डायरेक्टेड नेशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला कर सकता है, मतलब अमेरिका पे परमाणु हथियार चला सकता है। इसके बावजूद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, इधर थोड़ा बढ़ गया है कि पाकिस्तान को प्रमोट करो इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। अच्छा। So that these are the two reasons why America is coming to Pakistan. Period. Now coming to United Nations. रितु, ये इंसल्ट टू इंजरी है, इंसल्ट टू इंजरी। जले पे नमक, इतने डिवास्टेशन के बाद $12 मिलियन have they really forgotten to add few zeros? कुछ जीरोस लगाना भूल गए होंगे। 12 मिलियन क्या पैसा है ये ईरान के लिए? उसके एवरी डे $1 बिलियन का वॉर है ये, $1 or $2 बिलियन पर डे। $12 मिलियन का एक तो दिया भी और ऊँट के मुंह में जीरा टाइप। जस्ट इमेजिन दैट समबडी हैज लॉस्ट द ब्रेन कि इस तरह की अनाउंसमेंट। अभी 6 बिलियन और कतार से और साउथ कोरिया से 6 बिलियन 12 बिलियन की बात चली। $12 मिलियन फॉर व्हाट? ठीक है, हो सकता है पीने का पानी खत्म हो गया हो या समथिंग लाइक दैट। कल के बेसेंट के स्टेटमेंट को रितु सीरियसली लेना पड़ेगा। बेसेंट ने अभी मिलिट्री क्रश कर दी ईरान की इन्होंने। अब ये उनकी इकोनॉमी, ईरान इज एसेंशियली अ पेट्रोलियम इकोनॉमी, ऑयल इकोनॉमी, और उसको इन्होंने टोटल पिछले 2 दिनों से एक बैरल भी वहां से सेल नहीं करने दिया। प्लस कल बेसेंट ने, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बोला है कि हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब ईरान ने अगर चुपके से रशिया के रास्ते से, पाकिस्तान के रास्ते से चाइना को तेल बेचा या किसी को बेचा, तो जो कंट्रीज तेल खरीदेंगी, ईरान का तेल खरीदेंगी, उनके ऊपर भी सैंक्शंस फिर से लगाए जाएंगे। ये एक मेजर थ्रेट है कमिंग फ्रॉम बेसेंट। जी रितु। ठीक है, एक सवाल मेरा मोनिका जी से रहेगा, पर उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी जानकारी दे देते दर्शकों को, उसके बाद मोनिका जी का एक बार रुख करेंगे। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ओमान के रास्ते जाने पर ईरान हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज नाकेबंदी पर ईरान का नया प्रस्ताव आया है, ओमान की तरफ से निकलने देने का ये प्रस्ताव है। अब देखिए चैनल्स बदल रहे हैं और यहाँ सीधे सीधे टेक जो है ये कि अब ओमान की तरफ से आप ले जाइए जहाज, कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मोनिका जी, हम देख रहे हैं इस जंग में तो हर दिन हर मोड़ पर कहीं ना कहीं एक नया चैनल खुल रहा है। अभी तक तो ईरान भी इस बात पर अडिग था कि हम जाने ही नहीं देंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ओमान के साइड से आप जाइए, परमिशन है। अब ये क्या इसको हम कहें कि थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्टन कर दिया है, या अभी वो भी चाह रहा है कि अब ठीक है स्थिति सॉफ्ट हो जाए या नरम हो जाए? देखिए, जब एक जगह बैठ के बात हो रही है तो ऐसी बातें बहुत सारी उभर कर आएंगी सामने, जहां पे कहीं पर कभी यूएस की तरफ पलड़ा भारी होगा, कभी ईरान की तरफ पलड़ा भारी होगा। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर आज ईरान बोल रहा है कि आप ओमान की तरफ से जाइए, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तो हाँ थोड़ा सॉफ्टन होते नजर आ रहे हैं। पर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो हमें अभी तक नहीं पता है कि अंदर जो बातचीत एग्जैक्टली क्या चल रही है उसके ऊपर हमारा कोई मतलब अंदाज नहीं है, वो बाहर नहीं आ रहा है कि किस टर्म्स पे ईरान ने ये चीज बोली है, जो कि एक समय पे बोल रहा था कि हम किसी को निकलने ही नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि $12 मिलियन दे रहे हैं ईरान को, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में ही जो टोटल पैकेज मिला था पाकिस्तान को $7 बिलियन का, IMF से 2024 में पास हुआ था, उसके बाद उसका पैसा रोक दिया गया था, पर वो भी अब इश्यू हो रहा है दोबारा से। ठीक है, क्यों इशू किया जा रहा है? इसलिए इशू किया जा रहा है क्योंकि वहां पर ये मीडिएशन की टॉक्स हो रही हैं। देखिए, जो पाकिस्तान साधना चाहता था वो पाकिस्तान साध रहा है। जैसे भी अभी सर ने बोला कि भी इंडिया को किसी तरीके से वो नीचा दिखाना चाहते हैं या इंडिया को चाहते हैं कि वो इस
पूरे मतलब जो सिनेरियो है उसमें से ही इनको साइड पे कर दिया जाए। इसलिए क्योंकि ट्रम्प ने चाहे हमारे साथ समझौता किया, हमारे साथ 18% हमारे टैरिफ लगाए, हमने माने नहीं, हमारे साथ ट्रेड डील की, वो सब सही है। वो अपनी इकोनॉमी, हमारे जो ईएम है वो भी यही बात करते हैं कि इकोनॉमी अपनी जगह पे है हमारी, हम ट्रेड डील सबके साथ रखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी दोस्त का दुश्मन हो उसके साथ भी हम ट्रेड डील करेंगे। पर जहां बात टेरिटरी बॉर्डर की आ जाती है या ऐसी वॉर की आ जा सकती है, जैसे जिसको मैं इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ एक हिसाब से एक ऐसी वॉर है जिसमें सारी पॉलिटिक्स और सारा का सारा मतलब इकोनॉमी इन्वॉल्व है। तो एब्सोल्युटली। और इस समय शायद सर इसी पर, क्या ये जैसा कि अभी मोनिका जी कह रही थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी इसके जरिए कहा जा सकता है। बहुत बड़ी आर्थिक तौर पर भी एक दबाव, प्रेशर, जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा दुनिया भर में। अब इन तमाम चीज़ों पर अगर देखिए, और अभी के डोनाल्ड ट्रंप के स्टांस को देखिए, चाहे बातचीत को लेकर के वो अग्री भी कर रहे हो, बट ऐसा हो सकता है क्या कि वो स्टैंड बाय मोड पर अपने सैनिकों को रख रहे हो? क्या वो स्टैंड बाय मोड पर हो और अंदर खाने प्रिपरेशंस कर रहे हो? ये भी सिर्फ और सिर्फ वैसा हो सकता है कि दिखाइए कुछ और करिए कुछ। हाँ नहीं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब भी सीज फायर होता है तो मिलिट्री फॉर्मेशंस अपना वापस गोला बारूद ठीक करती है। कल की एक बड़ी वाइटल वीडियो लीक है, किसी सैटेलाइट से ली गई है, जिसमें ईरान के तरफ से बहुत हेवी अर्थ मूवर्स और बुलडोजर्स को यूज करके उनके जमीन के नीचे जो फंस गए हैं उनके इक्विपमेंट, वॉर इक्विपमेंट्स, लॉन्चर्स खास करके, उनको क्लियर करके वापस निकालना चाह रहे हैं। सिमिलरली अमेरिका रीइंफोर्समेंट्स भेज रहा है सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज को, उनकी एयर डिफेंस एमुनिशन जो खत्म हो रही थी, एक आधा रेडार सिस्टम्स खराब हो गए थे। तो दोनों तो मिलिट्रीज अपनी वापस तैयारी करेगी, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ट्रंप साहब या आईआरजीसी कल को क्या डिसीजन, लेकिन दे शुड बी अगेन वॉर रेडी। एक अचानक ये सीज फायर रुकती है और उसके बाद हथियार शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये जो टाइमलाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इस बार पहली बार इस पूरे वॉर में सीरियस है कि 13-14 दिन बचे हैं ट्रंप को जो कुछ करना है, क्योंकि ये फॉर श्योर है रितु की ट्रंप इज नॉट गोइंग टू सेल थ्रू कांग्रेस। वो इस मुद्दे को जैसे ही कांग्रेस में लेके जाएंगे उनको ये वॉर रोकना पड़ेगा। कांग्रेस इज रेडी टू वोट। इस वजह से उनको ये मालूम है कि इस बार वो टाइट रोप वॉक कर रहे हैं। और ये ओमान वाला जो ऑफर दिया है ईरान ने, उस पे भी 30 सेकेंड्स का, कि ईरान इज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट चाइना वे, कि हम लॉ के तहत हैं। जहां भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20 नॉटिकल माइल्स का जो कॉमन एरिया है, उसके एक तरफ ओमान है, एक तरफ ईरान है। अभी तक ईरान की ये चैलेंज थी कि हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे या उनसे बिना पैसे लिए नहीं जाने देंगे। अब उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि हम ईरान का जो पोर्शन है वहां पे हमारी चले लगा रहे हैं। यस, ओमान वाले साइड से अगर आप निकल रहे हैं तो हमको पाबंदी नहीं लगे जी। मोनिका जी, आपके पास आऊंगी एक बड़ी खबर, उसके बाद आप इस पर ही बोलिएगा। इजराइल लेबनान को लेकर के ट्रंप का बड़ा बयान इस बीच आ गया है। इजराइल और यहाँ पर सीधे सीधे लेबनान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये अब कॉल है कि दोनों देशों के बीच राहत की कोशिश की जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में काफी समय भी हो गया है। तकरीबन 34 साल से दोनों नेताओं की कोई बातचीत नहीं हुई है। कल होगी दोनों नेताओं के बीच बातचीत। अब बातचीत के जरिए ही इस मसले को आगे सॉल्व किया जाएगा। मोनिका जी, 34 साल लंबा वक्त होता है, और लंबे वक्त से ये कम्युनिकेशन गैप भी आप कह सकती हैं कि सही ढंग से, ठीक ढंग से चीज़ों को या कंडीशंस को पुट फॉरवर्ड ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी और ज़्यादा खाई गहरी हो गई है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि कल दोनों नेताओं की बातचीत होगी, तो आपको लगता है क्या ये मसला भी थोड़ा सा सॉफ्टन होगा? देखिए, अब जो ट्रम्प साहब है उनको हीरो तो बनना ही है सबका। जो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं पहले से। पहले नोबेल प्राइज के लिए बात कर रहे थे, फिर वो कह रहे थे कि हम वॉर नहीं होने देंगे, खुद से वॉर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो सब हम सब ने ये चीजें देखी हैं। तो अब ऑफ कोर्स अगर ये बात होने जा रही है, अब 34 साल में इतना एस्केलेट हो गया था ये मामला कि बहुत, अब सोचिए कितने लोग इसमें, कितने लोगों के जाने गई, कितने लोगों की हालत बुरी हुई। मतलब 34 साल की लड़ाई के बाद आज ट्रंप को याद आया है कि हाँ हम ये इनकी भी सुलह करा दें या इनको भी हम मीडिएशन में ले आए। तो इसके साथ साथ अब वो सोच रहे हैं कि जो भी उनका सामने, जो उनका फसाद खराब हुआ है सारा पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हर कोई, उनके अपने लोग, उनके अपने कंट्री के लोग, जैसे कि कांग्रेस और जो भी हैं, वो सब उनके खिलाफ हैं अंदर से।
इस वॉर के लिए तो एटलीस्ट खिलाफ है कि इतना वॉर नहीं करना चाहिए था या इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। तो अब उसको ठीक करने के लिए जो ट्रम्प हैं वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो नहीं ऐसी तो वॉर्स। निचले पायदान में पॉपुलैरिटी रेट में भी गिर गया है मोनिका जी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी सुधार लिया जाए, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल। मोनिका जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैं समझी नहीं, आप क्या, मैं भी बीच में बोल रही थी। जो फेमस पर्सनालिटीज की एक लिस्ट होती है हाँ जी, उसमें -17 के पायदान पर उनकी रेटिंग है। अब बिल्कुल। उसे भी चाहते हैं कि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि हाँ, छवि वही तो तो मैं। खराब हो गई है और कोई अभी आसरा लग नहीं रहा है, अगली बार उनका कोई चांस लग नहीं रहा है अमेरिका में। छवि तो अपनी सुधारना चाहते ही, और अगला चांस तो उनको वैसे भी नहीं मिलना था, ये उनको भी पता है अच्छे से। पर अब दिक्कत ये है कि जो गलत हो गया है उसको कैसे सुधारें। अब तो वो कहते हैं ना, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जो ले लिया उन्होंने, जो करना था वो तो वो कर चुके हैं। तो इसीलिए अब उन्होंने सहारा लिया है पाकिस्तान का। हम्म पाकिस्तान का सहारा लेकर कि पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, पाकिस्तान के द्वारा ये काम करवाएंगे, ताकि पाकिस्तान भी ऐसे मतलब घेरे में आ जाए कि चलो पाकिस्तान भी पीस टॉक करता है। तो ये दोनों मिलके जो ये काम करे, पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग तो सही लोग हैं, हमने जो काम किया सब सही किया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ईरान की वॉर गलत थी या सही थी, मैं ये नेशनल चैनल पे नहीं बोलना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि पर ये जरूर है कि जो भी चीज की, जो भी स्टेप लिया गया, उस स्टेप को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए था। और एक सही समय पर सही स्टेप लेना एक लीडर का एक ये कर्तव्य होता है, जो कि जिसमें ट्रम्प से बहुत बड़ी चूक हो गई है। एब्सोल्युटली। और आशीष साहब मुझे ये बताइएगा, समुद्र में अपना दमखम हो या मिडल ईस्ट में हो, ये कोशिश अमेरिका की तरफ से, या मैं ये सीधे पोर्ट्रे करती हूँ डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, क्यों नहीं की जाती कि नॉर्थ कोरिया को कब कर दिया जाए? न्यूक्लियस तो उनके पास भी है, और अभी कई देश है जो कि लिए घूम रहे हैं, जिस देश में इस्लामाबाद में वो बातचीत करवा रहे हैं उसके पास भी है। अब सीधे सीधे ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर करना, ये तो अब सभी के समझ में आ चुकी। सब लड़ाई जो है इजराइल के लिए अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल के लिए लड़ भी रहा है, तो भी यूएस का क्या पावर इस वक्त डिग्रेड हो रहा है, जिसको वापस एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ये प्रयास हो रहे हैं। अमेरिका का जो ये प्रयास है, इस पर्टिकुलर ईरान वॉर की अगर हम बात करें तो ये ट्रंप की जिद है। कोई भी अमेरिकन नहीं चाहता था इस वक्त इस चैलेंजिंग, अमेरिका इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इंटरनल चैलेंजेस, बहुत ज्यादा। अपने इतिहास में पिछले 30-40 वर्षों में अमेरिका का इंटरनल डिस्टर्बेंस इस लेवल पे नहीं पहुंचा था। स्टेट वर्सेस जुडिशरी, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल पावर्स वर्सेस स्टेट पावर्स, उसी के साथ उनके यहाँ जो सोमालियन प्रैक्टिसेस, आइस का पावर बढ़ना, बहुत से, मतलब दे आर एट द वर्स्ट ऑफ देयर ओन इंटरनल सिविल इशू। उस दरमियान ईरान पे हमला करना। लेकिन एक चीज जरूर समझे, ईरान के न्यूक्लियर पावर को अमेरिका ने हमेशा एज अ स्टेट अंडर सस्पेंस रखा है, अंडर लेंस रखा है, क्योंकि उन्हें ये डर था। याद करें 2 दशक पहले जब इस्लामिक बॉम्ब की बात हुई थी, जब सऊदीया ने पाकिस्तान को अप्रोच किया था कि एक इस्लामिक बॉम्ब बनाते हैं, दैट वाज द वार्निंग, बिगिनिंग ऑफ द वार्निंग। ग्लोब में कुछ ऐसी सोच चल रही है कि इस्लामिक बॉम्ब का क्या रोल होगा, उसको लेके लोगों पे शक था। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा साहिद सर, ये सब क्या चीन की एंट्री के बाद हो रहा है, या ये पहले से ही था कि डोनाल्ड ट्रंप तो इतना ही कर पाएंगे, या वो फंस गए? फॉरेन पॉलिसी में मेजर चेंजेस अभी तक अमेरिका में बिकॉज ऑफ ट्रंप नहीं आए हैं। उनकी बायलैटरल रिलेशंस में ट्रंप की वजह से फर्क पड़ा है, यूनाइटेड नेशंस में फर्क पड़ा है, यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिकन रिश्तों में अच्छा खासा फर्क पड़ा, नाटो में फर्क पड़ा। लेकिन मेजर ग्लोबल पॉलिसीज में जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की थी, उसमें ट्रंप की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ईरान के न्यूक्लियर होने से सबसे बड़ा खतरा ये था कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जिनके पास मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी आ गई थी, वो छोटे मोटे न्यूक्लियर हथियार ईरान के थ्रू लेकर, ये रिस्क पाकिस्तान के न्यूक्लियर के साथ भी था कि अगर किसी रोग पावर के पास ये न्यूक्स पड़ गए तो क्या डिवास्टेशन दुनिया में हो सकता है। ये प्रॉब्लम नॉर्थ कोरियन के साथ, या इंडिया के पास न्यूक्स हैं, तो इस तरह का रोग एलिमेंट्स के हाथ में वो न्यूक्स पड़ जाएंगे, ये खतरा नहीं था, इसलिए ईरान को उन्होंने सिंगल आउट किया था। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या था
अभी इसी जून में ट्रंप ने बोला था कि हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया। तो अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया तो ये अटैक क्यों किया, क्यों ये बातें हो रही कि आप अपनी न्यूक्लियर बात को प्रोग्राम नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी चारों खानों में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या रुख रख दे और कब क्या बता दे दुनिया को, ये कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ही इज़ एब्सोल्युटली अनप्रिडिक्टेबल। अब बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आप दोनों का ही जो कनेक्ट हुए और अपना पक्ष रखा। इतना ही वक्त मेरे पास था और इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।